हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था एंड वो लॉन्ग वीडियो हो रही थी तो उसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। अब वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपका ये रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने चैप्टर पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Saturated and unsaturated carbon compounds. We have already seen the structure of methane. मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, कैसे CH4 आपस में कंबाइन होकर बनता है। अब हम लोग एक अनदर कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका नाम है मीथेन, या फिर इसका फॉर्मूला है C2H6। मतलब दोनों में से आप कुछ भी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है, उन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, राइट। एंड दोनों कार्बन के चारों तरफ, तीनों तरफ H+ आयंस है, H आयंस है जो शेयरिंग कर रहे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड्स के। ऐसे ही बन रहा है कार्बन कार्बन एटम फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये सैचुरेटेड फॉर्म होता है, मतलब कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है, कार्बन बहुत सेटिस्फाइड स्टेट में बैठा रहता है। 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच इज बॉन्डेड बाय 3 हाइड्रोजन एटम गिवन। जैसे दिखाया गया वैसे ही ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसी तरीके से आप प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C3H8। इसी सेम तरीके से उसमें आप देखोगे कि वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड की वजह से कार्बन सेटिस्फाई हो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है। दिस कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। सैचुरेटेड है मतलब स्टेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है नेचर में। However, another compound of carbon and hydrogen has a formula C2H4 जिसको इथीन बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन एटम लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, जैसे स्टेप 1 में किया था। वी हैव सीन दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेंगी क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के लिए बचे हैं ना, इसलिए एक वैलेंसी तो हमारी कार्बन की अनसेटिस्फाई रहेगी। उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक और डबल बॉन्ड बना देते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। द डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। अब इसी तरह आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो C2H2 का, इसको इथाइन बोला जाता है। इसका भी आप सेम वे में स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसमें आप देखोगे ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं। तो जो भी कार्बन आइटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है। और ये थोड़े से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरिजन थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेन, ब्रांचेस एंड रिंग। इन अर्लियर section we mentioned that the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2, 3 carbon atom. Such chain of carbon atom can contain many more carbon atoms. अब इसके नाम से इन्होंने देखो दे दिए हैं, मीथेन का नाम और इथेन, प्रोपेन, सबका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया है टेबल 4.2 में। ये आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट आगे, but let us take another look at butane. If you make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that 2 different possible skeletons are. अब देखो दोनों तरीके से हमारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसा फिगर 4.8 में दिखाया गया है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, दोनों तरीके से। अब बाकी सारी जो वैलेंसीज कार्बन की रह गई हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? C4H10 के। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है बट सिर्फ बनाने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, some compounds have carbon atom arranged in the form of a ring. रिंग के फॉर्म में है, जैसे साइक्लोहेक्सेन के उस स्ट्रक्चर में उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12। उसका स्ट्रक्चर फिगर 4.9 में दे रखा है। और देखो एक सर्किल सा बना है कार्बन का, हमारा कार्बन गोल सा बैठा हुआ है, उसी के चारों तरफ हमारे हाइड्रोजन एटम है।
straight chain, branch chain and cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. जैसे C6H6 में बनता है हमारा, देखिए जैसे स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन जहाँ अनसेटिस्फाई है वहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है. All these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Hydrocarbons बोला जाता है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो. Among these, the saturated hydrocarbons are called alkalis. The unsaturated hydrocarbon which contain one or more double bond are called alkalis. Those containing one or more triple bond are called alkalis. ठीक है, alkalis, alkalis और alkanes तीनों में थोड़ा ही थोड़ा डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी एंड प्रोनाउंसिएशन में भी एंड मीनिंग्स में भी. alkalis ALKANES मतलब सिंगल बॉन्ड. alkalis जिसमें E आएगा उसमें डबल बॉन्ड और जिसमें Y आएगा alkalines उसमें ट्रिपल बॉन्ड. Will you be my friend? अब जैसे हम देखते हैं कि कार्बन एलिमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली है, वो मेनली सारे कंपाउंड्स के साथ वो बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है. कार्बन और हाइड्रोजन कितने टाइप के कंपाउंड्स बना लेते हैं. कार्बन also form bond with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Hydrocarbon chain में one or more hydrocarbons can be replaced by these elements. किसी भी एलिमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हो, बट सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि कार्बन की जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग कार्बन इज रिफर्ड टू एज अ हेट्रोएटम. These heteroatoms are then present in some groups as given in table 4.3. अब जैसे इस टेबल में दिया है आपका कि कोई भी कंपाउंड का ग्रुप है उसका नाम क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दिखा है. जैसे हेलोजन है, हेलोजन में आपका क्लोरीन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप. बॉन्ड तो मतलब एक लाइन Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है. अल्कोहल है OH से रिप्रेजेंट किया जाता है. एल्हाइड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CH डबल बॉन्ड O. कीटोन है CO. कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH. ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. These heteroatoms and the group containing these confer specific property to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group. मतलब ये कहीं पे भी फिट हो जाता है, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लेंथ क्या है, नेचर क्या है कार्बन चेन का, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिट हो जाता है कहीं भी. तो इसीलिए इसका नाम बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3. फ्री वैलेंसीज एंड और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन. सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. The functional group is attached to the carbon chain through these valencies by replacing one hydrogen atom or atoms. अब ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेते हैं. अब चाहे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें चाहे कई, मतलब जैसी भी नीड होती है वैसे वो ये रिप्लेस करते हैं एंड फिर उसकी जगह लेते हैं और अटैच हो जाते हैं आपके ग्रुप में. नेक्स्ट, homologous series. Have you seen that carbon atoms can be linked together to form chain of varying length? This chain can be branched also. अब ये एक फॉर्म में आपने चेन में तो लगा दिया, इस चेन को ब्रांच फॉर्म में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब मे बी पॉसिबल कार्बन जो है ब्रांच फॉर्म में लगे हों. In addition, hydrogen atom or another atoms of these carbon chain can be replaced by the functional group that we saw above. The presence of functional groups such as alcohol decides the property of the carbon compounds regardless of the length of the carbon chain. अब जो भी आप फंक्शनल ग्रुप अगर इसमें ऐड कर दिए हो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है इसकी वजह से आपका पूरे चेन की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होंगी.
अब जैसे आपने अल्कोहल को लगा दिया है तो अल्कोहल डिसाइड करेगा कि कार्बन चेन की प्रॉपर्टी क्या होंगी. फॉर एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, इनमें OH लगाया गया है. सब में हमने देखिए OH लास्ट में लगा दिया है. तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होंगी. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called homologous series. अब इन्हीं को homologous series बोला जाता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप, एक सेम टाइम का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कार्बन चेन में से, उनको ही होमोलोगस सीरीज बोला जाता है. जैसे ये आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, सब में OH ने ही रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और उसकी जगह ले ली. सेम ग्रुप है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है, उसने रिप्लेस किया. अब जैसे हमने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में देखा टेबल 4.2 में, अब हम लोग और भी देख सकते हैं. CH4 और C2H6, इसमें सिर्फ डिफरेंस किसका है? CH2 यूनिट्स का डिफरेंस है ना दोनों में. अब C2H6 या C3H8, इसमें भी आपका CH2 का ही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? प्रोपेन और ब्यूटेन में किसका डिफरेंस होगा? उसमें भी आपका CH2 का ही डिफरेंस होगा. कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स? Similarly, take the halogen series for alkenes. The first member of the series is ethene, which we have already come across in section 4.21. What is the formula of ethene? The succeeding members have the formula C3H6, C4H8 and C5H10. इन सब में CH2 का ही डिफरेंस है और ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं. The general formula of alkenes can be written, कैसे जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो? CnH2n, जहाँ पे n आपका 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. तो मतलब ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया एल्कीन्स का. ठीक है, इसी तरह आप एल्केन्स और अल्काइंस का भी जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो. एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज in any halogen series, a graduation in physical properties is seen. This is because the melting point and boiling point increase with increasing molecular mass. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे molecular mass भी बढ़ता चला जाएगा, तो आपका melting point और boiling point भी बढ़ता चला जाएगा. इसकी वजह से कुछ न कुछ आपको physical properties में changes दिखेगा. Other physical properties such as solubility in particular solvents also shows a similar graduation, but the chemical properties which can be determined solely by the functional group remain similar in the homologous series. Next, nomenclature of carbon compounds. नॉमनक्लेचर का मतलब हम लोग नाम कैसे लिखते हैं. जो कार्बन कंपाउंड्स हैं इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है कि कैसे जुड़ा है. अब हमें वही पढ़ना है. देखो, हमने होमोलोगस सीरीज़ देखी कि उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना कार्बन चेन में अपने, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कार्बन चेन में ये लिखा है. अब देखो, दो तरीके से चीज़ें ऐड की जाती हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स. अगर जो नाम लिखा है उसके पहले आप नाम के आगे कुछ ऐड करते हो तो वो कहला जाता है प्रीफिक्स. ठीक है, और नाम के बाद आप कुछ ऐड करते हो तो उसको कहा जाता है सफिक्स. अब ये डिपेंड करता है क्या नेचर है फंक्शनल ग्रुप का, इस चीज़ पे हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे कि सफिक्स ऐड करेंगे. जैसे कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अब अगर मीथेन ग्रुप है और उसमें आप अल्कोहल ऐड कर दिया है, OH लगा दिया है आपने, तो उसका नाम क्या हो जाता है? मिथनॉल हो जाता है. अब अल्कोहल का OL देखिए लास्ट में ऐड हो गया मीथेन के, तो हमारा लास्ट में सफिक्स ऐड किया गया है. या इथेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, लास्ट में ऐड कर रहे हैं हम लोग, सफिक्स ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ पैटर्न्स होते हैं जिस तरीके से
हम लोग करते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। पहले नंबर देखिए कि कितने कार्बन एटम हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब जैसे 3 कार्बन एटम है तो उसका नाम होगा प्रोपेन, 2 है तो ईथेन, 1 है तो मीथेन, ऐसे ही सबके नाम होते हैं। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इंडिकेट द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। कुछ भी ऐड होगा, चाहे प्रीफिक्स ऐड हो चाहे सफिक्स ऐड हो, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर ऐड होगी, चाहे प्रीफिक्स चाहे सफिक्स, एक ही चीज़ ऐड होगी। इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर सफिक्स की तरह ऐड हुआ एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद द वोवेल, एंड सफिक्स का भी वोवेल से स्टार्ट होता है। अब वोवेल AEIOU यही आपका वोवेल होता है। देन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। तो हम क्या करते हैं, जो कार्बन चेन है, जैसे प्रोपेन लिखा है, इसमें लास्ट में E लिखा है ना, हम लोग लास्ट का E हटा देते हैं और अपना फंक्शनल ग्रुप का नाम का वो ऐड कर देते हैं। A 3 carbon chain with a ketone group would be named in the following manner। कैसे, प्रोपेन प्लस ई हटा दोगे लास्ट में से और उसमें ONE जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आपका लास्ट में आपने ई हटा दिया और लास्ट में ONE जोड़ दिया, ठीक है। इफ़ द कार्बन चेन इज अनसेंचुरेटेड, द फाइनल ANE in the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE as given in table 4.4। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 3 कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड जुड़ा है तो उसका नाम प्रोपीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो प्रोपाइन हो जाता है। अब जैसा भी अगर डबल बॉन्ड का होगा तो आपका ANE की जगह क्या लिखोगे, आप ENE लिखोगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप ANE की जगह YNE ऐसे जोड़ोगे, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए टेबल 4.4 दिया है, इसमें हमें कुछ दिए हैं, इसको थोड़ा केयरफुली देख लीजिए। जैसे हेलो एल्केन है, प्रीफिक्स क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसको आप प्रॉपरली देख सकते हो कि कैसे हमने लिखा है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे देखा जाएगा, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कंबशन। अगर इन कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए तो क्या होगा, जो कार्बन है आप इसका कोई भी इलेक्ट्रोफॉर्म ले लो, का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो CO2 निकलेगा और लाइट और हीट दोनों बहुत निकलेगी। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलती है। और इसमें रिएक्शन कैसे होता है, जैसे आपने C+O2 लिया तो आपका क्या निकला, CO2 निकला और प्लस लाइट और हीट। CH4 लिया प्लस CO2 लिया प्लस O2 लिया तो क्या निकलेगा, आपका CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ऐसे ही निकलता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हैं आप, बाद में बैलेंस कर सकते हो, बट निकलता आपका मेनली यही है, CO2 और वाटर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम मिलती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हो तो उसमें से आपको साफ फ्लेम निकलती है, और अनसैचुरेटेड लेते हो तो येलो फ्लेम निकलती है जिसमें उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक निकलता है। दिस रिजल्ट इन सूटी डिपॉजिट ऑफ द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving us snooty flames। अगर आप ऐसा कुछ करो कि उसको जहाँ जल रहा है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले और आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रखा है, फिर भी आपका बहुत धुआं काला काला निकलेगा क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। The gas or kerosene stove used at home has an inlet for air so that a sufficient oxygen-rich mixture is burned to give a clean blue flame। आपने ध्यान दिया होगा, अगर कैरोसिन और गैस का जो फ्लेम होता है उसमें एक
छेद हमें इनलेट दिया रहता है, जिससे का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और उसमें से हमें जो फ्लेम निकले वो क्लीन निकले. If you observe the bottom of the cooking vessels getting black, it means the air holes are blocked and the fuel is getting wasted. अगर जो भी आप जिस भी बर्तन पे खाना बना रहे हो वो बर्तन का कभी कभी नीचे से काला हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जो उसमें होल्स हैं आपके बर्नर में वो सब ब्लॉक हो गए हैं और आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट हो रहा है. Fuels such as coal and petrol have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen, which is a major pollutant in the environment. अब जैसे बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों मिक्स होता है. अब जब इसको जलाया जाता है, इसका कंबशन किया जाता है, तो हमें अपने रिएक्शन में ऑक्साइड मिल जाते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के, जो हमारे लिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, बहुत पोल्यूशन इनसे होता है. एक हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देन ऑक्सीडेशन. अब देखिए ऑक्सीडेशन हमने पढ़ रखा है अपने फर्स्ट चैप्टर में. कार्बन कंपाउंड कैन ईजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन. इन एडिशन टू दिस complete oxidation, we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid. अब जैसे कि ये है हमारा CH3CH2OH, इसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमारा क्या बन गया, CH3COOH बना. We see that some substances are capable of adding oxygen to them. These substances are known as oxidizing agent. जो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कर दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है. Alkali potassium permanganate और acidified potassium dichromate are oxidizing alcohol to acid. That is वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है. ठीक है. अगला हमारा इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़. अब जैसे हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ देखी वैसे ही इथेनोइक की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. इथेनोइक एसिड को कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं. बहुत कॉमन लैंग्वेज में इसको एसिटिक एसिड बोल दिया जाता है. इनफैक्ट एसिटिक एसिड आपके किचन में भी यूज होता है, शायद किसी को पता हो. एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ अ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप कौन सा है इसका, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड. 5-8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. अगर आप पानी में 5-8% लगभग एसिटिक एसिड डाल दो एंड उसको मिक्स कर दो तो वो विनेगर बन जाता है, जिसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं किचन में. जब अचार या जैम रखना होता है प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, तो हम लोग ये विनेगर या एसिटिक एसिड ही यूज़ करते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 Kelvin and hence it often freeze during winter in cold climate. इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 Kelvin होता है, इसीलिए ये विंटर्स में कभी कभी जम जाता है. दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियर एसिटिक एसिड. इसलिए इसका नाम कॉमनली पड़ गया ग्लेशियर एसिटिक एसिड. The group of organic compounds called carboxylic acid are usually characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acid like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acid. On the whole, ये जो carboxylic acids जितने भी होते हैं वो सब weak acid होते हैं. मतलब ये जो एसिटिक एसिड है हमारा, उसको अगर आप देखेंगे तो वो बहुत वीक एसिड होता है. अब एसिटिक एसिड के रिएक्शंस देख लेते हैं. स्टीरिफिकेशन रिएक्शन. देखो एक ईस्टर जो होता है वो बहुत कॉमनली बन जाता है जब हम लोग एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं. एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर. ठीक है. इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर. जैसे देखिए एथेनोइक एसिड है CH3COOH प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, इसका फॉर्म किया, रिएक्शन किया तो हमारा क्या बना, ईस्टर. CH3CCO CH2CH3 प्लस H2. ये हमारा इसका कॉमन नेम क्या होता है, ईस्टर बोला जाता है. जनरली जो ईस्टर होता है उसकी बहुत स्वीट सी स्मेल होती है.
मीठी मीठी सी. दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट. परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है. On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. इसको क्या बोला जाएगा? इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाएगा. अब हाँ, आपके जो भी रिएक्शंस के नाम है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एस्टेरिफिकेशंस किसको बोला जाता है, सपोनिफिकेशन किसको बोल रहे हैं. जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को, जो एक अल्कालाई है, उसको ईस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें अल्कोहल दोबारा मिल जाता है और सॉल्ट सोल्यूशन बोल दिया जाता है. ये हमारा सपोनिफिकेशन होता है. सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. CH3 COO C2H5. इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला? CH2 C2H5OH और CH3 COONA. रिएक्शन विद बेस. लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड का भी हम बेस के साथ रिएक्शन करा सकते हैं. अब बेस जैसे हमने यहाँ पे NaOH लिया है, NaOH प्लस CH3COOS, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? CH3COONA. इसको क्या बोला जाएगा? सोडियम एसीटेट एंड वाटर H2O. नेक्स्ट, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. Ethanoic acid react with carbonate and hydrogen carbonate to give rise to a salt carbon dioxide and water. CH3COO plus Na2CO3 gives CH3COONA plus H2O plus CO2. या फिर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CH3COONA plus NaHCO3 gives CH3COONA plus H2O plus CO2. इसमें दोनों में रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बस आपका फ़र्क पड़ेगा बैलेंसिंग में. नेक्स्ट आपका सोप एंड डिटर्जेंट. दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग. हमें पता है कि हम सोप को क्लीनिंग में यूज़ करते हैं. जो ऑयल होता है उसको सोप खींच के निकाल लेता है, ऐसे ही कुछ काम होता है. Most dirt is oily in nature and as you know, oil does not dissolve in water. Oil पानी में बिल्कुल नहीं घुलता है. The molecule of soap are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid. जो सोडियम और पोटेशियम की लंबी कार्बोक्सिलिक चेन जो होती है वही हमारी सोप होती है. The anic end of the soap interact with water. एक तरफ से पानी के साथ घुलता है, while the other carbon chain interact with oil. दूसरा वाला end ऑयल के साथ रिएक्ट कर जाता है. The soap molecule thus form structure called micelles. Micelles बोला जाता है. ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको micelles बोला जाता है, जहाँ पे एक एंड पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरा एंड ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है. Where one end of the molecules is toward the oil droplets while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. The soap micelles thus help in pulling out the dirt in water. अब जब आप बहुत उस पर पानी डाल के कपड़े पे धुलते हो तो वो जो एंड पानी से घुलना चाह रहा है वो पानी से घुल के बहने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है. और जब वो निकल जाता है तो अपने साथ पीछे वाला एंड ऑयल से चिपका है, डर्ट से चिपका है, वो उसको भी अपने साथ लेके चला जाता है. तो ऐसे हमारे कपड़े साफ़ होते हैं. एंड वी कैन वॉश अवर क्लॉथ क्लीन. ये ऐसे काम करता है. अब ये पूरा मोर टू यू नो में माइसेल्स के बारे में पूरा दिया है, तो इसको आप अपने आप से रीड कर सकते हैं, इतना तो चल सकता है. नेक्स्ट, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड insoluble substance remain after washing with water. ये ऐसा क्यों होता है? It is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt. सोप का मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो जाता है, तब हमारा ऐसा होता है. इसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाती है. Hence you need to use a lot of amount of soap. और तब आपको बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है. This problem is overcome by using another
क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लीनिंग एजेंट। और यही प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस का। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में लॉन्ग कार्बन चेन होती है। द चार्ज एंड ऑफ दिस पार्टिकल्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। दोनों पानी में प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। अगर हार्ड पानी है आपका तो दोनों प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा पानी में, जब हार्ड पानी में अनइफेक्टेड रहेगा तो हमारा काम प्रॉपरली चलेगा और कपड़े ठीक से साफ हो पाएंगे। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। डिटर्जेंट को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।